जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से मैं फोर्थ सेमेस्टर के लिए खासकर जूलॉजी वाले बच्चों के लिए शॉर्ट टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बड़े ही बेहतरीन साबित होने वाले हैं। और सीधी बात मैं कहूं तो हर टॉपर्स की एक ही पसंद, वासुदेवा एजुकेशन के साथ में पढ़ाई करना। दूसरा सीधा सा फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं और क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं डायरेक्ट शुरू करता हूं आज का पहला क्वेश्चन। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जहां पे पहला क्वेश्चन लिखा बेटा, कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो कोशिका किसे कहते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, 11th क्लास का क्वेश्चन है। सिंपल सी बात याद रखो, हमारे शरीर को बनाने के लिए सबसे पहले कोई आता है तो वो आता है कोशिका, या मैं कहूं हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका के बिना जीव का शरीर क्या है, अधूरा। अब पूछ ले कोशिका कितने प्रकार की, तो बेटा मैंने क्वेश्चन में ऐड कर दिया 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब क्वेश्चन पूछ ले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या है, तो याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब कहोगे सर एब्सेंट तो नहीं होता, लेकिन होता तो है, लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है, वेल डेवलप केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर आप कहो तो प्रोकैरियोट्स में कोशिका के कुछ अंग अनुपस्थित होते हैं या अंग पाए नहीं जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड कोशिका के अंग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की सबसे कॉमन बात यह है कि इनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम्स दोनों में अलग होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70 एस होते हैं, यूकैरियोट्स में 80 एस होते हैं। तो ये कहानी है आपके कोशिका के पहले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन जितना छोटा होगा उसका आंसर उतना ही छोटा होना चाहिए, मजा आएगा चेक करने वाले को भी और आपको भी। ऐसा नहीं आपको कोशिका का क्वेश्चन 1 नंबर का है और आपको आता है 15 नंबर का मैटर और आप छाप दो, नहीं, वहां दिक्कत होगी, वहां नंबर 1 भी नहीं देगा वो आपको। इसलिए याद रखना है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको लैंग्वेज लिख के आनी है। कितने पेज बढ़ने वो क्वेश्चन बताएगा, कितनी लाइन बढ़नी है वो भी पेज बताएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। अब देखो सेल थ्योरी की बात कर रहे हैं तो 2 नाम याद रखो। एक तो आपको नाम याद रखना है बेटा स्लाइडेन, क्या नाम याद रखना है, स्लाइडेन याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है सुआन। ठीक है, स्लाइडेन व सुआन ने कोशिका सिद्धांत दिया। अब पूछ ले आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आधुनिक आप ऐड कर लो अपने तरीके से क्वेश्चन बनाने के लिए। अब याद रह जाएगा आपको रुडोल्फ विर्चोव। कौन याद रह जाएगा बेटा, रुडोल्फ विर्चोव। अब अपवाद पूछ रहा है तो अपवाद में आपको वायरस याद रखना है, प्रियोन कोशिका याद रखनी है, वायरोइड्स याद रखने हैं। और आपसे पूछे सबसे बड़ा कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस है, ये बात बतानी है आपको सिंपल सी यहां पे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा न्यूक्लियोसोम मॉडल किसने दिया। अब देखो न्यूक्लियोसोम मॉडल पूछ ले, न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप पूछ ले, न्यूक्लियोसोम के बारे में किसने बताया, बात एक ही है। याद रखना न्यूक्लियोसोम के मॉडल को बेटा हम कोनबर्ग मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनबर्ग मॉडल कहते हैं। और कोनबर्ग ने ही न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में बताया। अच्छा मुख्य घटक क्या है, तो मुख्य घटक है स्टोन प्रोटीन। अब ये कितने प्रकार की है अपने पास में बेटा, तो याद करो H1, H2A, H2B, H3 और H4।
ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन। अब यहां से क्वेश्चन भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, साइंटिस्ट से भी निकल सकता है। तो मैं एक ही क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन को ऐड करके आपको बता रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन पूछ ले कसाब में पक्षमाप में अंतर बताइए, तो आपको एक्सप्लेन करना है डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लेजेला। अब एक ही चीज याद रखो, कसाब जो होते हैं वो लंबे होते हैं, पक्षमाप कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। पक्षमाप किसके समान होता है, रोम के समान होते हैं, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। पक्ष कसाब कैसा होता है, तो हम लिखेंगे चाबुक के समान होता है, चाबुक को हम लिख दे वीप के समान होता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास में इनके अंतर। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में अंतर, तो क्रोमेटिन याद रखो कहां बिखरा है, केंद्रक में। केंद्रक के दो भाग है, एक परिधि भाग और एक केंद्रक भाग। तो हेटेरोक्रोमेटिन अपने पास में किधर होगा, केंद्रक की ओर। यूक्रोमेटिन कहां होगा, परिधि की ओर। यूक्रोमेटिन होगा हल्के रंग का, हेटेरोक्रोमेटिन होगा गहरे रंग का। यहां पर डीएनए की मात्रा कम, यहां पर डीएनए की मात्रा ज्यादा। तो ये हो गए अपने पास में इनके क्या डिफरेंस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास में क्वेश्चन आता है सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन में अंतर। तो मैंने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा क्वेश्चन भी बताया था। और यहां सीधी सी बात आपको याद रखनी है, जिस चीज के अंदर आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जिस चीज में आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है वो तो है सक्रिय, जहां एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है वो है निष्क्रिय। मैंने कहा था नीचे से पत्थर उठा के फेंको एनर्जी लगेगी, तो एक्टिव है। ऊपर से पत्थर फेंको एनर्जी नहीं लगेगी, निष्क्रिय है वहां पे। उसके बाद क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। अब देखो बेटा मैं एक चीज और बता देता हूं, जिसके पास में सारथी सोलवर्ड पेपर है, जिसके पास में सारथी सोलवर्ड पेपर है, ये जो सारथी सोलवर्ड पेपर जिसके पास भी है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज गलत दे रखी है। यहां पे क्वेश्चन मार्क खड़ा है, सारथी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज गलत दे रखी है। वहां दे रखा है सी बैंडा, सारथी ने बताया है सी बैंडा। तो याद रखना सी बैंडा ने तो माइटोकॉन्ड्रिया के शब्द बताए थे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को जो शब्द दिया था या माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था वो सी बैंडा ने दिया था। खोज तो यहां पर अल्टमान ने की थी, किसने की थी, अल्टमान ने की थी। अब अगर अल्टमान ऑप्शन में ना हो, याद ना हो, तो फिर दूसरा नाम है कोलिकर ये, लेकिन सी बैंडा का खोज से कोई लेना देना नहीं है, या तो कोलिकर का लेना देना है या अल्टमान का लेना देना है। क्लियर बात है। फिर ऐड है 70S और 80S राइबोसोम में अंतर लिखो। तो बेटा देखो राइबोसोम का नाम जुड़ रहा है, काम है प्रोटीन बनाना, क्या है, प्रोटीन बनाना। अब 70 और 80S को अंतर बताओ, तो सिंपल याद रखो 70 प्रोकैरियोट्स में और 80 यूकैरियोट्स में। क्लियर बात है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग क्या है, तो सिंपल बात, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के बीच होने वाली क्रिया ही क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। अब इसको आप ब्लड डोनेशन से संबंधित समझो, यानी ब्लड डोनेट करते समय की ध्यान रखे, या RH पॉजिटिव मादा व RH नेगेटिव नर, सॉरी RH पॉजिटिव नर और RH नेगेटिव शुक्राणु के बीच में होने वाली जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलस। अगर इसको मैं देखूं तो कुछ इस प्रकार देख सकते हो बेटा, ये RH पॉजिटिव तो क्या है नर, ये RH नेगेटिव क्या है बेटा मादा। अगर इन दोनों के अंदर क्रॉस होता है तो अब जो अगर बच्चा नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बच्चा किस में आता है पॉजिटिव में, तो यहां पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कोशिका चक्कर के विभिन्न चरणों को समझाइए। तो देखो बेटा कोशिका चक्कर के विभिन्न चरण में पहला था जीवन, दूसरा है एस, तीसरा है G2 और चौथा है बेटा एम प्रावस्था। अब याद रखना जीवन के लिए हम कहते हैं तैयारी प्रावस्था, ठीक है, एस को हम कहते हैं संश्लेषी प्रावस्था, और G2 के अंदर अपने पास में फिर से तैयारी हो जाती है। या आप ये देख सकते हो कि यहां वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं तैयारी हो रही है, यहां फिर संश्लेषण हो रहा है, फिर यहां बढ़ गए तो फिर यहां तैयारी होगी और एम के अंदर विभाजित होगी। अब याद रखना जीवन किसके लिए तैयारी कर रहा है, एस के लिए, और G2 किसके लिए तैयारी कर रहा है, एम के लिए। एम प्रावस्था को दो भागों में बांटते हैं अपन,
केंद्रीय प्रावस्था और कोशिका द्रव्यी प्रावस्था। यानी एक में तो अपन कहते हैं केंद्रक का विभाजन के लिए तैयार, एक कोशिका द्रव्य के विभाजन के लिए तैयार। और याद रखना जब केंद्रीय प्रावस्था की बात होती है विभाजन आते हैं दो, माइटोसिस और मियोसिस। इन दोनों के अंदर भी आपको डिफरेंस पूछ सकता है। माइटोसिस जो समान कोशिकाएं बनाती हैं, कोशिका को दुगनी करती है। मियोसिस क्या करती है, जो कोशिका हमारे पास में है उसको आधी कर देती है। क्लियर बात है। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका द्रव्यी वंशागति क्या है? तो याद करो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में बार बार बता रहा हूं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वो होता है जो कोशिका द्रव्य के बीच के अंदर पदार्थों का क्या हो, आदान प्रदान हो। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के दो ही उदाहरण थे मेरे पास में, एक मैंने प्लास्टिड बताया था, एक मैंने क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल बात समझो, दोनों के पास में स्वयं का क्या है, डीएनए। आनुवांशिक विकारों के नाम बताइए, यानी जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर है उनके बारे में बताना है। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर मेरे दो पास में दो है, एक आपका मेंडेलियन होता है, ठीक है, जो जीन के लिए होता है, और एक होता है बेटा क्रोमोजोमल। कौन सा होता है, क्रोमोजोमल, जो गुणसूत्रीय विकार पैदा करता है। अब मेंडेलियन विकार के लिए बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, फेनिलकीटोन्यूरिया है, थैलेसीमिया है। वहीं अगर हम क्रोमोजोमल के लिए बात करें तो डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है। ये सब इसके क्रोमोजोमल के नाम बता देना। आनुवांशिकी का जनक कौन है? तो ये आप 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आए हो, ग्रेगर जोन मेंडल जो है वो आनुवांशिकी के जनक है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? ऑस्ट्रिया के। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर बात है। उसके बाद में क्वेश्चंस की बात करें, उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास में फिर तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, लिंकेज व क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? तो याद करो लिंकेज जो होता है एक ही सेट पर हो रहा है अपने पास में, और क्रॉसिंग ओवर जो होता है मियोसिस के दौरान होता है। ठीक है। वंशागति से आप क्या समझते हो? जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी पदार्थों का आदान प्रदान ही क्या है? वंशागति है। पूरक व संपूरक जीन में अंतर बताइए। तो बेटा देखो पूरक जीन वो होता है जो अपने पास में दो जीन्स जो होते हैं, दो जीन्स जो होते हैं वो आगे की ओर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। वही संपूरक जीन की बात करें, एक तो लक्षण को क्या कर ले, नियंत्रित कर ले, और एक उसको क्या करे, बढ़ाने का काम करे, तो वो संपूरक जीन हो गया। सेल क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग, क्या अंतर होता है? तो सेल क्लोनिंग में सेल्स को बढ़ा रहे हैं, जीन क्लोनिंग में जीन को बढ़ा रहे हैं, एनिमल्स के अंदर एनिमल्स को बढ़ाने की बात होती है। वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक क्या है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के लिए मैंने सीधी बात बताई थी कि डीएनए के टुकड़ों को जोड़ करके एक नया डीएनए बनाना क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। वाहक क्या है? वाहक जो होते हैं जो किसी पदार्थ को ले जाने का काम करते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज की बात कर सकते हो आप, कोस्मिड की बात कर सकते हो आप, फेजमिड की बात कर सकते हो आप, प्लाज्मिड की बात कर सकते हो आप, वाईएसी की बात कर सकते हो। तो ये सब क्या है अपने पास में? वाहक हो जाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मेरे पास में कुछ दो क्वेश्चन और है। कलर ब्लाइंडनेस, तो बेटा देखो याद रखना कलर ब्लाइंडनेस को हम वर्णांधता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। अब देखो वर्णांधता में क्या होता है, वर्णांधता में हमें कलर पहचानने में दिक्कत होती है। क्या होती है? कलर पहचानने में दिक्कत होती है। कलर कौन सा होता है? हरा और लाल। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया? ब्लाइंडनेस। अब बात करो किण्वित खाद्य पदार्थों के उदाहरण, तो जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसे किण्वित खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब किण्वित खाद्य पदार्थ के अंदर कौन से आएंगे? तो आप बता दो, दही बता दो, इसके अलावा इडली डोसा बता दो, छोले भटूरे के लिए जो पेस्ट बनाया जाता है उसकी बात बता सकते हो, एल्कोहल बता सकते हो, दारू बता दो, बियर बता दो, सारे किण्वित पदार्थ है। ठीक है। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेने वाले एंजाइम, तो मैंने बताया आपको हेलिकेज हो सकता है, प्राइमेज हो सकता है, टोपो आइसोमरेज हो सकता है, लाइगेज हो सकता है, पोलीमरेज हो सकता है। तो ये सारे के सारे एंजाइम यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये कुछ शॉर्ट टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में रख दिए हैं मैंने, और एग्जाम में जाकर के इनको निकाल लेना। मैं गारंटी देता हूं अगर ये 22 क्वेश्चन नहीं छपेंगे ना, सेम ना छपे, लेकिन ऊपर नीचे करके यहीं से लैंग्वेज चेंज करके वो छाप के आपको दे देगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में, वासुदेव एजुकेशन के साथ में। और शाम को
मॉडल टेस्ट पेपर देखना मत भूलना, क्योंकि मॉडल पेपर लगभग पेपर के अकॉर्डिंग बना के भेजूंगा मैं। तो